हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटी के चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है चीज़ों को करने का सही समय पे और कम कॉस्ट के अंदर। तो मैनेजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, कम कॉस्ट के अंदर भी और कम टाइम के अंदर भी। अब सबसे हम यहाँ पर देखते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में क्या रिलेशन होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि टास्क को कंप्लीट कर देना कम कॉस्ट के अंदर। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को कंप्लीट कर देना सही समय के अंदर और सही तरीके से। अब हम बात करके चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहला फीचर आता है मैनेजमेंट का, पहला आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कोई ना कोई गोल होता है। अगर हमारा कोई गोल ही नहीं होगा तो हम मैनेजमेंट भी नहीं करेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है, जिसके द्वारा हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। फिर इसके बाद आता है दूसरा फीचर आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। भैया मैनेजमेंट सबको करना पड़ता है, चाहे वो छोटा बिजनेस वाला हो या बड़ा बिजनेस वाला हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या फिर बिजनेस नहीं कर रहे, तो मैनेजमेंट करना पड़ता है भैया सबको। चाहे कोई भी हो, एक स्टूडेंट है उसको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, एक टीचर को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है और एक बिजनेसमैन को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट सबको करना पड़ता है, इसलिए मैनेजमेंट को परवेसिव कहा जाता है। तीसरा आता है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। भैया मैनेजमेंट काम का होता है, मैनेजमेंट लोगों का होता है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का होता है। वर्क, पीपल और ऑपरेशन का क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट चलता रहता है। हमारा एक गोल अचीव हो गया, दूसरे गोल के लिए मैनेजमेंट करेंगे, दूसरा गोल अचीव हो गया, तीसरे गोल के लिए मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस एक्टिविटी कहते हैं। फिर आता है पांचवा ग्रुप एक्टिविटी। भैया मैनेजमेंट एक ही जना नहीं कर सकता, ठीक है? आज एक ही जना सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं और चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। डायनेमिक फंक्शन है कि मैनेजमेंट को एनवायरनमेंट के साथ क्या होना पड़ता है? चेंज होना पड़ता है। मैनेजमेंट को एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना पड़ता है। अगर हम एनवायरनमेंट के साथ चेंज होंगे तो हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर क्या कर पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे। फिर आता है इंटेंजिबल फोर्स। भैया मैनेजमेंट क्या होता है? इंटेंजिबल फोर्स होता है। मतलब हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, लेकिन इसको फील कर सकते, इसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते बाय देयर रिजल्ट। हमने सोचा कि हमें 80% लाने इन ट्वेल्थ क्लास में, आपकी आती है 85%, इसका मतलब आपके अपना अच्छा मैनेजमेंट किया। आपको 80% लाने थे, आपके आए 60, इसका मतलब आपने मैनेजमेंट में कमी रह गई। अब इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें आती है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि इतना पैसा कमा लेना कि अपनी कॉस्ट को कवर कर लेना। और सर्वाइवल मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम बात करके चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है अभी? यहाँ पर हम सोसाइटी की बात करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है? बिजनेसमैन सोसाइटी का पार्ट होता है, तो बिजनेसमैन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकता है? बिजनेसमैन एनवायरनमेंट को बचा सकता है, पॉल्यूशन ना करके, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट कम कॉस्ट के अंदर बेच के, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके। ये सब चीज़ें करके भी हम एक जो बिजनेसमैन है वो क्या कर सकता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है। अब हम बात करके चलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में कौन आते हैं? एम्प्लॉयज़ आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एम्प्लॉयज़ इज़ अ असेट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिजनेसमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके लिए कुछ करे। तो क्या क्या कर सकता है एक बिजनेसमैन एम्प्लॉयज़ के लिए? उनको अच्छी सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड करके, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके, उनकी नॉलेज को टाइम टू टाइम बूस्टअप करके, एंड उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके, ये सब चीज़ें करके भी मैनेजमेंट जो बिजनेसमैन है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो पहला यहाँ पर आता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट करके हम हमारे गोल्स को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। दूसरा आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। भैया मैनेजमेंट करके हम अपना काम को भैया कम कॉस्ट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा आता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ क्या हो सके? चेंज हो सके।
फोर्थ आता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब हम एम्प्लॉइज़ की जो नीड है उनका ध्यान रख सकते हैं, एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हम सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसके बाद आता है भैया मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट का मतलब क्या होता है भैया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ आर नॉलेज क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है। जब भी कोई नॉलेज आप क्रिएटिविटी के साथ क्या करते हो, अप्लाई करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। दूसरा आता है, हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या है, हर आर्ट का क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है जिससे आप आर्ट को सीख सकते हो। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है। जैसे कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है, ठीक है, उनसे आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट करना सीख सकते हो। तो ये चीज़ दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। दूसरा आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आर्ट डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आज दो डांसर सेम डांस नहीं कर सकते, दो एक्टर सेम एक्टिंग नहीं कर सकते। तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी यही चीज़ है कि भैया मैनेजर टू मैनेजर ये क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है। आज दो मैनेजर्स एक तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग तरीका होता है मैनेजमेंट करने का। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें कॉमन है किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। तीसरा आता है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आर्ट के अंदर क्या चाहिए होती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी के साथ उसको करना पड़ता है। जैसे हम बात करके चलते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, एक आर्ट होता है। पहले दिन से आप अकाउंटिंग करना नहीं सीख जाते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज पहले दिन से आप डांसर नहीं बन जाते, आप पहले दिन से सिंगर नहीं बन जाते। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, इफ़ यू वांट टू बिकम यू हैव टू प्रैक्टिस इट। तो आर्ट में ये होता है और मैनेजमेंट के अंदर भी ये होता है। आप पहले दिन से मैनेजमेंट थोड़ी करना सीख जाते हो, आप धीरे धीरे मैनेजमेंट करना सीखते हो। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस में सबसे पहला आता है फीचर इसके अंदर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आपको पता है कि साइंस में भी क्या होता है, ऑर्गेनाइज मटेरियल होता है जिसके थ्रू आप साइंस सीख सकते हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में जान सकते हो। और मैनेजमेंट का भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज मटेरियल होता है जिसके द्वारा हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सीख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इसके अंदर कॉमन है। फिर दूसरा आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल ये बेस्ड होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर और ऑब्जर्वेशन के ऊपर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर और ऑब्जर्वेशन के ऊपर। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जो कंडीशंस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ क्या करता है, डील करता है। फिर तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि साइंटिफिक प्रिंसिपल हर जगह एक जैसे लगते हैं, अप्लाई होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट के अंदर नहीं होती, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। ये प्रोफेशन क्या होता है, ऐसा काम जिसमें आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। सबसे पहला आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखो प्रोफेशन क्या, कोई भी आप काम करते हो, आपको सीए बनना है, एमबीए में जाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज मटेरियल इसका आपके पास अवेलेबल होता है। वैसे ही मैनेजमेंट सीखने के लिए भी हमारा ऑर्गेनाइज मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें क्या है, कॉमन है। अब हम बात कर चलते हैं दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आज एक बिना आप एग्ज़ाम दिए डॉक्टर नहीं बन सकते, बिना एग्ज़ाम दिए आप सीए नहीं बन सकते। तो प्रोफेशन के अंदर क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। लेकिन आज मैनेजमेंट हर कोई कर सकता है, ठीक है, आप भी मैनेजमेंट कर सकते हो, हम भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें अवेलेबल होता है, ठीक है, जो चाहे वो मैनेजमेंट कर सकता है और अपने काम को सही समय के अंदर और सही कॉस्ट के अंदर कंप्लीट कर सकता है। तीसरा आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखो प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपनी एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट में हमें किसी के साथ एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता भैया मैनेजमेंट करने के लिए। फोर्थ आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन में आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट तो जनरल गाइडलाइंस होती है, हमें हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पांचवा हम बात करके चले, अब हमारा जो प्रोफेशन होता है उसका मोटिव क्या होता है, सर्विस देना। आज सीए अपनी सर्विस देता है, टीचर अपनी सर्विस देता है, लेकिन हम बात करके चले मैनेजमेंट की, तो भैया मैनेजमेंट का ये मोटिव नहीं होता कि सर्विस देना। मैनेजमेंट का मोटिव होता है कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को
सही करना, हमें डायरेक्शन देना कि हम डिसीजंस ले सके। तो मैनेजमेंट का मोटिव सर्विस देना नहीं होता, हम इसको कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली सर्विस देता है, लेकिन मेन मोटिव जो होता है ना मैनेजमेंट का, वो गोल्स को अचीव करना होता है, सर्विस देना नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज्ड क्या नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। अब हम बात करके चलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ये क्या करते हैं? ये पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं, वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कोई मीटिंग होती है आउटसाइड में तो वो इसी के लिए लाइबल होते हैं। और हम बात करके चले यहाँ पर, ये असेंबलिंग करते हैं रिसोर्सेज की। फिर उसके बाद हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है? हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, हमारे सीईओ आते हैं, एमडी आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं यहाँ पर। अब दूसरा बात करके हम चलते हैं मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या करते हैं? ये लिंक होता है, किसके बीच में लिंक होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में क्या होता है? लिंक होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? ये इंटरप्रिटेट करते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, उसे इंटरप्रेट करते हैं। ये ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। ये हायर करते हैं एम्प्लॉइज फॉर द डिपार्टमेंट के लिए हायर भी करते हैं। अब हम रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम लोअर लेवल की और सुपरवाइजरी लेवल की। इनके पास सबसे कम अथॉरिटी होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, ये गुड वर्किंग कंडीशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में क्या बनाते हैं? रिलेशनशिप बनाते हैं। कौन? लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम बात करके चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? पहले से डिसाइड कर लेना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? सारे के सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना है आपको ऑर्डरली फॉर्म में, मैन को भी और मटेरियल को भी, ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग का काम क्या है? कि सही जने को सही काम पे लगाना, ये हमारा स्टाफिंग हो गया। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? यहाँ से काम स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिकेशन होता है, सुपरविजन होता है, यहाँ पर होता है। अब हम बात करके चलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंपैरिजन करता है प्लांट परफॉर्मेंस के बीच में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। अगर कोई डेविएशन आता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है भैया? एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो कि क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। ये कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है? एक ऐसा एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक इकट्ठा करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। इट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, तो उनके बीच में क्या करता है? ये एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम करता है। दूसरा, इट एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या होता है? कि लोगों को एक साथ, जो अलग अलग काम कर रहे हैं उनको एक साथ लाके अब गोल को अचीव करना होता है। तीसरा, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, वैसे ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी परवेसिव है। ये भी डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट को ये जानबूझ के करना पड़ता है। ये सभी मैनेजर की क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्लानिंग भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी कर सकते हैं, स्टाफिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टिंग भी कर सकते हैं और कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये जो लिंक है वो आपको, इसकी जो PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।